और दोस्तों कैसे हो यार सारे। मैं आप सभी को वेलकम करता हूं आप सभी के फेवरेट यूट्यूब चैनल जेआर कॉलेज में, जो कि दोस्तों पार्ट है जेआर ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल का। मेरा नाम है दोस्तों गौरव मुंद्रा और मैं 11th एंड 12th के बच्चों को ओसीएम एंड एसपी पढ़ाता हूं। और दोस्तों मैं इसलिए आज सभी आपके लिए मैं लेके आया हूं 12th ओसीएम का ये जो लेक्चर होगा दोस्तों। तो जो भी एसपी के बच्चे आप जा सकते हो और जो ओसीएम वाले बच्चे एक बार सारे के सारे फटाफट आ जाओ और अपनी अटेंडेंस मुझे दे दो कि हाँ सर मैं आ चुका हूं और मैं सर आ चुकी हूं। मैं आप सभी का वेट कर रहा था दोस्तों। चलिए कौन सा लेसन चल रहा है यार? लेसन नंबर 4 चल रहा है और उसमें भी बिजनेस सर्विस का ये लेसन चलता हुआ, जिसमें दोस्तों अभी मैं आपके लिए लाया हूं लेक्चर नंबर 2। दोस्तों ये लेसन जो है ओसीएम का सबसे बड़ा लेसन है और बच्चे इस लेसन को मतलब थोड़ा स्ट्रेसफुली लेते हैं क्योंकि थोड़ा लेंदी लेसन है, ऑब्वियस सा बात है। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा दोस्तों, ये लेसन दिखने में बहुत बड़ा है लेकिन दोस्तों इस लेसन का जो कंटेंट है ना वो बहुत ज्यादा आसान है। ठीक है, तो मेन लेंथ पे मत जाओ, मेन उसकी क्वालिटी पे जाओ, उसके क्या बोलते हैं उसके जाओ यार, अब जिसमें भी जाना है जाओ, लेकिन वो आसान है। ठीक है, उसके कंटेंट पे जाओ। लाइक आपको ऐसा देखते होंगे, मतलब जब भी हम स्टूडेंट्स हैं ना तो हम भी दोस्तों देखते थे अरे यार ये लेसन कितना बड़ा, भाई कब खत्म होगा, कितना पढ़ना पड़ेगा इसमें। लेकिन दोस्तों जब मैं आपको बताऊंगा कि इस लेसन में बहुत सिलेक्टिव क्वेश्चन ही आते हैं और इस लेसन से फिक्स है कि भाई क्या आने वाला है। कुछ ऐसे टॉपिक्स है जिसपे क्वेश्चन नहीं बनता, जैसे कि दोस्तों ये बैंकिंग वाला तो इस पे क्वेश्चन नहीं बनता है। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि इसके लिए हम इस टॉपिक पे ज्यादा मेहनत नहीं करने वाले हैं, एग्जाम पर्पस के हिसाब से करेंगे। और कि मतलब जित समझो भाई एनी चांस एग्जाम में आ जाता है तो आप क्या लिख कर आओगे, उतना तो आपके पास कंटेंट होना चाहिए। इतना ही हम सीखेंगे इस पूरे बैंकिंग वाले टॉपिक में। लाइक दोस्तों देखो बैंकिंग का जो टॉपिक है ना ये करीबन 3 से 4 लेक्चर बन सकता है अगर मैं आपको एक्सप्लेन करते बैठूंगा तो। लेकिन मेरा कोई प्लान नहीं है आपको इस चीज को एक्सप्लेन करने का। लाइक आज का ये लेक्चर होगा ना बैंकिंग पे, हम इस पे ही सिर्फ आज के लेक्चर में मेहनत करने वाले। और जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें मैं सिर्फ आपको टॉपिक का नाम बताऊंगा, 10 सेकंड कुछ बोलूंगा, नेक्स्ट टॉपिक। पता है क्यों? क्योंकि जो नेक्स्ट टॉपिक से ना वो ये है अपने सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, ओवरड्राफ्ट, डिपॉजिट क्या होता है दोस्तों। मेरा कोई मन नहीं है आपको वो चीज पढ़ाने का, सीधी सी बात है। क्योंकि बहुत ऑब्वियस है कि वो 11th में आपने पढ़ा है, मैंने ही मेरे से ही पढ़ा होगा जेआर ट्यूटोरियल्स पे अगर आप पढ़ते थे तो वो टॉपिक्स हो चुके हैं और वो टॉपिक्स एग्जाम में भी नहीं आते और वो टॉपिक्स आपको कोई अभी पूछने नहीं वाला है। तो उसके लिए आपको उस पर सेल्फ करना पड़ेगा, सिर्फ रीड करके रहो और उसको रीड ही करके रहो, उसका नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। आज मैं जो बोर्ड पे लिखा हूं ना आपको इसका नोट्स बनाना है। ठीक है, इसका एक नोट्स बना लो बैंकिंग के। इसमें एक नया टॉपिक है सेकेंडरी फंक्शंस करके। बैंक के 2 फंक्शंस होते हैं, प्राइमरी फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शंस। तो जो सेकेंडरी फंक्शंस है हम उस पर मेहनत करेंगे। जो ई बैंकिंग सर्विस का टॉपिक है हम उस पर मेहनत करेंगे। लेकिन जो 11th के टॉपिक्स है और जिसका कोई रिलेवेंस नहीं बनता कि वो इस बार एग्जाम में आएगा या आपसे कोई पूछने नहीं वाला है, हम उस पर मेहनत नहीं करने वाले। तो चलो आज के जो टॉपिक है बैंकिंग का, आज का तो पूरा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों आप यहां देख सकते हो, आप बोलोगे सर आज आप बहुत लेंदी लेक्चर लोगे, टोटल 8 स्लाइड्स आज आपने प्रिपेयर किया है, तो इसका मतलब ये कि जो लेक्चर होगा लेंदी होगा। नहीं दोस्तों, आज का लेक्चर जो है ना ये बहुत बेसिक सा लेक्चर है। इसमें नो डाउट मेरे को नोट्स बनाने में आपके लिए टाइम जरूर लगा, लेकिन इस पे जो कंटेंट है ना इतना नहीं है कुछ। और मतलब ऐसा है कि आप खुद ही उसको सेल्फ रीड करके समझ सकते थे। अब लेकिन वही बात है, समझाना पड़ेगा, अब कमिटमेंट भी तो करना पड़ेगा बच्चों के लिए। तो एक बार आप पहले इस चीज को हम बढ़ते हैं। एंड आई होप दोस्तों आप सभी ने इस वीडियो को लाइक कर दिया है, दोस्तों के साथ शेयर कर दिया है, सबको बोल दो भाई ओसीएम का लेक्चर आ चुका है। कोई बच्चा हमें से बातचीत करना चाहता है, कोई डाउट्स, प्लीज यहाँ पे इंस्टा @goldymunra_। और दोस्तों कमेंट सेक्शन में आपको प्यार बांटना है यार, ठीक है? अच्छा लगता है काफी आप सभी के कमेंट्स देख के। चलो हमने अब तक क्या करा, हमने सर्विस क्या होता है समझा, बिजनेस क्या होता है समझा, फिर बिजनेस सर्विस में क्या क्या आता है वो समझा। जिस बिजनेस सर्विस में जो आता है टोटल कुछ चीजें हैं, उसमें आज हम सबसे पहला टॉपिक उसका उठाएंगे और वो है बैंकिंग। अब दोस्तों आई होप आप सभी को बैंक क्या होता है और आप सभी कभी ना कभी तो बैंक में गए होंगे। गए हो कि नहीं? आप जब स्कूल की फीस देते हो तो आजकल तो वैसे कैश मोड में इतना जगह नहीं होता, आजकल अब सब ऑनलाइन हो चुका है। बैंक का आपको डीडी देना पड़ता है, डिमांड ड्राफ्ट देना पड़ता है, हर सब जगह यही होता है। अभी कैश वाली सिस्टम थोड़ी कम हो गई है। तो आई होप आप सभी कभी ना कभी तो बैंक में गए होंगे और ऐसे कुछ बच्चे होंगे ही शायद जो मुझे देख रहे हैं अभी, जिन्होंने अभी जोमेटो से या स्विगी या जो भी कोई डिलीवरी कंपनी है उसके थ्रू आपने अपना फूड डिलीवर मंगाया होगा और आपने कैश में पेमेंट नहीं करा, आपने इलेक्ट्रॉनिक कैश में पेमेंट करी। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक कैश थी इसकी पेमेंट कैसे हो पाई? बैंकिंग ये सर्विस के द्वारा। अब ये जो एक सर्विस है ये भी दोस्तों बिजनेस की सर्विस कहलाती है। और बैंक ये एक ऐसा टॉपिक है, आई होप आप सभी को पता है, आप बचपन से देखते आ रहे हो, आप अपने पेरेंट्स के साथ जाते होंगे। क्या पता कोई लेक्चर बच्चा होगा जो इस लेक्चर को बैंक में बैठ के देख रहा होगा, उसका नंबर आने में टाइम होगा, उसके डैड या उसकी मॉम
बैंक में हो काम कर रही होगी कुछ, तो ऐसा भी हो सकता है कि कोई बच्चा इस लेक्चर को ही बैंक में देख रहा है जाके, है ना। तो आई होप आप सभी को बैंक क्या होता है पता है, बैंक के सर्विसेज क्या होता है पता है। अब दोस्तों इस लेक्चर में हम पता है क्या सीखेंगे कि बैंक्स जो है ना कितने तरह के होते हैं, टाइप्स ऑफ बैंक। ये शायद आपके लिए कुछ मे बी नया हो, इसमें से भी एक आधी कुछ नया है। कुछ भी ऐसा नहीं है कि अरे हमने कभी सुना नहीं सर क्या सिखा रहे हो आप, मैं मान गया आपको, नहीं। ये टॉपिक एकदम बकवास है, इसलिए मैं बहुत ही हैवी हार्टली आपको ये लेक्चर दे रहा हूँ। मुझे भी ऐसे फन नहीं आ रहा है, मजा नहीं आ रहा, लेकिन वो बात है कि पढ़ाते वक्त तो मजा आता ही है आप सभी को, लेकिन वो है यार, समझ रहे हो तुम, जो हम एसपी में से कूद कूद के पढ़ते हैं ना, ओसी में ऐसा ऐसे एक हाथ कोई टॉपिक आ जाता है ना, फिर मजा नहीं आता पढ़ाने। लेकिन इग्नोर नहीं कर सकते, बाय चांस बाय एनी चांस एग्जाम में आ गया, वैसे तो नहीं आएगा बट स्टिल। चलो अभी देखते हैं भाई क्या लिखा है मैंने। बैंक इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। बैंक क्या है यार, एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को अगर हम समझे तो यानी कि एक ऐसी जगह जहां पे पैसे का लेन देन होता है या पैसे रिलेटेड कुछ भी काम होता है, ठीक है। चलो, इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच डील्स विथ डिपॉजिट्स, डिपॉजिट्स पता है आप सभी को, एंड एडवांस, लोन भी प्रोवाइड करते हैं ना। बैंक का मेन काम आपको पता ही होगा, सबसे ज्यादा मेन काम तो इनका लोन प्रोवाइड करना होता है। चलो, एंड अदर रिलेटेड सर्विस, ऐसा नहीं कि सिर्फ लोन ही प्रोवाइड करते हैं, बाकी सारी सर्विसेज भी आपको बैंक वाले देते हैं। जैसे अपना क्या बोलते हैं उसको, यूपीआई वाली सिस्टम हो गई, या और भी बहुत सारे सर्विसेज जो है बैंक प्रोवाइड करती है। डिपॉजिट्स, ठीक है, बकवास नहीं कर रहा। टाइप्स ऑफ बैंक पे अब चलते हैं यार, क्या है देखो पहले तो कितने तरह के टाइप्स ऑफ बैंक हम इस पूरे लेक्चर में सीखने वाले हैं। तो वो है दोस्तों सेंट्रल, कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, डेवलपमेंट बैंक, एक्सचेंज बैंक, रीजनल रूरल बैंक, सेविंग, इन्वेस्टमेंट और साथ ही साथ स्पेशलाइज्ड बैंक। चलो, अरे आराम से लेट के देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं मेरे को। चलो, लेकिन दोस्तों अब मैं क्या बता रहा हूँ, मेरी बात सुनो। अभी जब पढ़ाई करवाऊंगा अच्छे से आपको देखना है। सेंट्रल बैंक एग्जाम में ये आने का चांस, मतलब ऐसे नहीं है, कोई चांस नहीं है कि आपको सेंट्रल बैंक पे क्वेश्चन आएगा। तो आप क्या करो, पहले तो इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लो। यहाँ पे जितने भी स्लाइड्स में ओपन करूंगा आपको स्क्रीनशॉट लेना है। आपको ये वाले नोट्स अपने बुक में करने हैं, ये जरूरी है थोड़ा, ठीक है। मतलब बनाकर रखो ना यार, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। बाई एनी चांस एग्जाम में आ गया, फिर तुम मुझे उधर बैठ के गाली दोगे, अरे कैसा आदमी था वो, बोला नहीं आएगा और आ गया है। तो थोड़ा बहुत तो करके जाओ, ऐसा नहीं कि इग्नोर मार दिया। क्योंकि देखो ट्वेल्थ में ना, ट्वेल्थ में सब पढ़ो, क्योंकि अब सब वो पढ़ो इंसान जिसको 90+ चाहिए, ठीक है। और जो सिर्फ देख रहा है सर 70 आ गया बहुत है, तो भाई तो ये टॉपिक छोड़ भी सकता है, नहीं आने वाला एग्जाम में, बट क्यों छोड़ना है बात है। चलो, सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक क्या है भाई, सेंट्रल बैंक क्या है बताओ। बच्चा करे सर आप ये पढ़ाने वाले हो आज? हाँ हाँ, मैं ये पढ़ाने वाला हूँ। सेंट्रल बैंक दोस्तों आप ऐसे समझो, हर देश का एक सेंट्रल बैंक होता है, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे वो चेक रिपब्लिक हो, या चाहे वो अपना रशिया हो, यूक्रेन तो बची होगी, हाँ बिल्कुल, तो यूक्रेन हो गई। फिर बहुत सारी नेशंस का अपना अपना सेंट्रल बैंक होता है। दोस्तों अपने देश का सेंट्रल बैंक क्या है, या कभी कुछ ऐसा नाम सुना होगा आपने सेंट्रल बैंक का? बच्चा अरे कह रहा है, अरे सर बचपन से सुनते आ रहे, क्या मजाक कर रहे हो आप। आरबीआई सर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपने देश का सेंट्रल बैंक है। और ये देखो क्या लिखा है यहाँ पे, एपेक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन बैंकिंग इंडस्ट्री। मतलब दोस्तों आप ये समझो, सेंट्रल बैंक जो है ना, ये सारे बैंकों का पप्पा है। क्या बोला मैंने? सेंट्रल बैंक जो है ये सारे बैंक का बॉस है। सेंट्रल बैंक ने बोल दिया ना, वो करना है। जैसे आपके पेरेंट्स आपको कुछ बोल देते तो आपको करना ही पड़ता है, कोई आपके पास ऑप्शन नहीं है। तो सेंट्रल बैंक भी कुछ ऐसा है। सेंट्रल बैंक ने अगर बोल दिया ना, तो सारे बैंक्स को फॉलो करना पड़ता है, और जो फॉलो नहीं करेगा उसको घर से निकाल दिया जाएगा, यानी कि उसको बैंकिंग बिजनेस से ही निकाल दिया जाएगा। सेंट्रल बैंक ये पावर होल्ड करता है, ठीक है। चलो, अब क्या है, एवरी कंट्री हैज देयर ओन सेंट्रल बैंक। अब ये सेंट्रल बैंक में है कौन, लेकिन अपने देश का सेंट्रल बैंक है माना, लेकिन है कौन उसमें, तो वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज अ सेंट्रल बैंक। और ये जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, ये एस्टेब्लिश्ड हुई थी इन द ईयर 1945 अंडर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1944, ठीक है। इतना आपको एग्जाम में लिख के आना, और सिर्फ इतना ही नहीं लिखना है एपेक्स बैंक, इसको थोड़ा इंग्लिश में फ्रेमिंग करके थोड़ा सा लेंदी बनाना है। चलो, अब देखते हैं फंक्शंस ऑफ आरबीआई। क्या काम है आरबीआई का अपने देश में? सेंट्रल बैंक तो है, पर इसका क्या फंक्शंस है? फ्रेम मॉनिटरी पॉलिसी, मतलब दोस्तों इन्फ्लेशन डिफ्लेशन का ध्यान रखना, क्या रेट पे लोगों को लोन प्रोवाइड करना है, वो परसेंटेज जो होता है, वो परसेंटेज सेंट्रल बैंक डिसाइड करती है, और भी बहुत सारे काम, तो इसको मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं। इशू करेंसी नोट्स, यार अभी मेरे वॉलेट नहीं है मेरे पास, नहीं तो आपने 2000 के नोट्स तो देखे होंगे, तो उस पर अब क्या हो रखा है, बैन होने की बात चल रही है, उसका फ्लो कैंसर रुकवाने वाले, राइट। तो वो जो फ्लो है उसका, करेंसी फ्लो का, ये डिसीजन किसका था? जिसका भी हो, लेकिन ये डिपेंड किस पे करता है? सेंट्रल बैंक पे, क्योंकि इनको ध्यान रखना है कि अब 2000 के नोट की प्रिंटिंग ना हो।
जो नोट्स की प्रिंटिंग होती है, नोट्स की सप्लाई होती है, कितने नोट्स प्रिंट करने हैं, ये सब जो है भैया आरबीआई करता है। और आरबीआई कौन है? अपने देश का सेंट्रल बैंक है। ये एक्ट करता है एज अ बैंकर टू गवर्नमेंट। दोस्तों अगर गवर्नमेंट को किधर पेमेंट करना होता है, कोई इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करना होता है जापान के साथ या रशिया और जो भी है, तो गवर्नमेंट जो है ना, सेंट्रल बैंक आरबीआई का मेथड यूज करके उनको पेमेंट करता है। चलिए फिर ये एक्ट एज अ बैंकर बैंक टू कमर्शियल एंड अदर बैंक्स। जैसे मैंने आपको बताया दोस्तों, जो सेंट्रल बैंक है ना अपना आरबीआई, ये है पापा, ये है पेरेंट, और इनकी बात सारे बैंक्स को माननी पड़ती है। तो ये फोर्थ पॉइंट वही है, एक्ट एज अ बैंकर का भी बैंक, मतलब मैं तेरा भी ऊपर वाला आदमी हूं। सेंट्रल बैंक सारे बैंक्स को बोलता है, सारे मतलब सारे भाई, जितने भी बैंकिंग सेक्टर में काम करते हैं ना, वो सभी का एक बॉस है, और वो बॉस है अपना सेंट्रल बैंक। और सेंट्रल बैंक मतलब कौन? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो सेंट्रल बैंक अपना पापा जी का ये कंसेप्ट जो है यहाँ पे एंड होता है। देखा दोस्तों, ये सारे कंसेप्ट्स लाइक आज हम टोटल 9 बैंक्स के बारे में जानेंगे, और सब पे हार्डली 2 मिनट्स लगेगा। तो ये ज्यादा बड़ा लेक्चर नहीं होएगा, दिखने में बड़ा लग रहा होगा नो डाउट, मतलब ऐसे 8 स्लाइड्स देख के बच्चे टेंशन में आ जाते कि अरे सर इतना नहीं होएगा हमसे, लेकिन आसान है। तो दोस्तों एक बार वापस स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कमर्शियल बैंक हम जानते हैं, अब कमर्शियल बैंक क्या होता है हमने दोस्तों अब तक समझा सेंट्रल बैंक क्या होता है। अभी बारी है कमर्शियल बैंक की। बाय एनी चांस कमर्शियल बैंक, राइट अ नोट ऑन कमर्शियल बैंक, या ऐसा कुछ आ जाता है तो अभी आप लिख सको, इतना थोड़ा तो लिख कर आओ, इतना मैंने आपको नोट बनाकर दे दिया, और ये इतना ही इंपॉर्टेंट है, बाकी आप इसको अपने मन से बड़ा चढ़ाकर लिख सकते हो। तो कमर्शियल बैंक जो है ना दोस्तों, प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द नेशन बिल्डिंग एंड द डेवलपमेंट ऑफ आ नेशन। बच्चा करे सर कुछ समझा नहीं आपने, क्या बोल दिया, ठीक है। देखो कमर्शियल बैंक जो है ना, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अपने देश के डेवलपमेंट में। कमर्शियल बैंक जो है, ये सेंट्रल बैंक की बात मानता है। क्या बोला मैंने, समझा? क्योंकि सेंट्रल बैंक तो पप्पा है, तो कमर्शियल बैंक को तो बात मानना ही पड़ेगा। अब कमर्शियल बैंक में तुम बोलोगे सर इसमें कौन आता है, कमर्शियल बैंक ये होता क्या है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। आज देखिए भाई क्या लिखा है, कुछ नहीं लिखा है, क्योंकि इसमें कुछ नहीं लिखा है आपके बुक में भी। अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा दोस्तों, कमर्शियल बैंक यानी कि आप मुझे इसका एग्जाम्पल खुद दोगे। बच्चा कह रहा है सर, हाँ हाँ बोलना भाई क्या दिक्कत है। बच्चा कह रहा है सर मैंने ना अपने कॉलेज की फीस जो है ना डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू पे किया था, और जो मैं जिस बैंक में गया था उस बैंक का नाम था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई। तो सर क्या ये कमर्शियल बैंक है? बिल्कुल है, क्योंकि दोस्तों ये लोगों की बेनिफिट के लिए बनाया गया ये बैंक। बेनिफिट इन द सेंस ऑब्वियसली इनका मेन एम तो प्रॉफिट ही कमाना है, लेकिन इनको जनरल पब्लिक का ध्यान ज्यादा रखना है, ठीक है। जनरल पब्लिक पे इनका पूरा बिजनेस डिपेंड करता है। देखो दोस्तों बैंक जो है ना, ये भी एक बिजनेस है। हम क्या, अभी लेसन का नाम क्या है, बिजनेस सर्विस। उस बिजनेस सर्विस में एक पार्ट है वो है बैंकिंग सर्विस का। तो बैंक अगर कोई खुद का बैंक भी होता है ना, इसका मतलब है कि वो खुद का बिजनेस कर रहा है, ठीक है। अब ये जो कमर्शियल बैंक है दोस्तों, ये हर बात जो है सेंट्रल बैंक ही मानता है, क्योंकि सेंट्रल बैंक इज द मेन हेड। अब दोस्तों कमर्शियल बैंक के कुछ फंक्शंस हैं, और ये फंक्शंस देखते क्या है, एक तो है प्राइमरी फंक्शन, एक है सेकेंडरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन में क्या है कि भाई डिपॉजिट्स लेना, डिपॉजिट का मतलब पता है, एंड लेंडिंग करना मनी का, लेंडिंग करना मनी का यानी कि लोन प्रोवाइड करना। अरे दोस्तों एचडीएफसी, एयू बैंक, कितने सारे बैंक है भाई, एक्सिस बैंक हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा, जो भी है वो, ये सारे जो बैंक्स होते हैं ना दोस्तों, ये कमर्शियल बैंक्स कहलाते हैं। तो प्राइमरी फंक्शंस आपको समझा, डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करना और दोस्तों लोन प्रोवाइड करना। और इनका सेकेंडरी फंक्शन है दोस्तों एजेंसी फंक्शंस, यानी कि एक एज अ मिडलमैन एक्ट करना, लाइक बैंक गारंटी देना, लेटर ऑफ क्रेडिट देना, ये भी ये लोग करते हैं, ठीक है। तो ये एजेंसी फंक्शंस एंड यूटिलिटी फंक्शंस में आता है। समझ में आया? आपको यहाँ पे लिखकर नहीं आना है कि इसके फंक्शंस को आपने डिफाइन किया है, नहीं नहीं, आपके बुक में भी इतना ही दिया है कि प्राइमरी फंक्शन क्या, सेकेंडरी फंक्शन क्या, तो आपको बस इतना ही लिखना है। अब चलते हैं, ये जो है ना दोस्तों कमर्शियल बैंक, ये डिवाइडेड है इनटू 3 ग्रुप्स, जिसमें दोस्तों अब ये जो 3 ग्रुप है ना, ये आपको याद करना पड़ेगा, इसमें कोई समझने वाली चीज नहीं है भी, बट मतलब ऐसा आपको याद होना चाहिए ये चीज। पब्लिक सेक्टर बैंक, अब ये जो पब्लिक सेक्टर बैंक है ना, पीएसबी इसको बोलते हैं, इसमें जो मेजॉरिटी कैपिटल होता है दोस्तों, वो होता है गवर्नमेंट द्वारा। जैसे कि दोस्तों अपना एक एग्जांपल जो शायद आप सभी को पता ही होगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई। दोस्तों अब ये जो है ना यार, ये एक पब्लिक सेक्टर बैंक है। प्राइवेट सेक्टर बैंक जिसमें गवर्नमेंट का कोई हाथ नहीं है, इसमें सिर्फ प्राइवेट लोग हैं आपस में, मेरे जैसे लोग, आपके जैसे लोग मिलकर बैंक का बिजनेस स्टार्ट कर दे, ऐसे लोगों को बोलते हैं प्राइवेट सेक्टर, ऐसे बैंक को बोलते हैं प्राइवेट सेक्टर बैंक। ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, जैसे मैं आया, अपनी राहुल सर आ गए, आप, आपके पेरेंट, हम सारे मिलकर पता है क्या करेंगे, बैंक का बिजनेस करेंगे। अब ये जो हम करना चाहते हैं, ये दोस्तों कमर्शियल बिजनेस।
कमर्शियल बैंक है वो। और इसका एग्जांपल क्या है, HDFC हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, यार क्या बकवास है यार ये। उसके बाद क्या, फॉरेन बैंक। देखो दोस्तों, फॉरेन बैंक यानी कि एक ऐसी बैंक जो एस्टेब्लिश्ड होती है आउटसाइड इंडिया, इंडिया के बाहर वो एस्टेब्लिश हुई है, लेकिन उसका एक ब्रांच ऑफिस जो है ना वो दोस्तों इंडिया में भी है। उसका एक एग्जाम्पल है HSBC, बहुत सारी है, चार्टर्ड बैंक बहुत सारी है, तो वो देख लेना। अब इसी के साथ दोस्तों अपना सेंट्रल बैंक होता है, कमर्शियल बैंक होता है। आसान है ना यार, कुछ ऐसा है नहीं ना कि मैं सर समझ नहीं आ रहा, आपने क्या पढ़ा दिया भाई, इसमें समझने जैसा कुछ है ही नहीं। इसमें आपको रीड करना है, खुद को समझाना है इसको। इसके लिए तो मैं सही बताऊँ, मैं तो आपको पता है क्या सोच रहा था, बैंकिंग का टॉपिक स्किप करता हूँ, नेक्स्ट पे चलता हूँ, लेकिन फिर बोला नहीं यार, भले ही 20-25 मिनट डाल देता हूँ लेकिन कुछ तो डालता हूँ, सो दैट छोटा मोटा डाउट हो तो क्लियर हो जाए। कोऑपरेटिव बैंक्स, देखो यार एक और बकवास टॉपिक, आओ इसको स्क्रीनशॉट ले लो भाई। दोस्तों अब मैं क्या बोल रहा हूँ, इस लेक्चर से आपका जो अल्टीमेट गोल होना चाहिए ना, वो होना चाहिए आपके हैंड रिटन नोट्स बनाना। ठीक है, ये नोट्स आपको नहीं मिलने वाले, मैं कोई भी हालत में नहीं दूंगा आपको। इस वीडियो को जो आप में साइड में होता हो ना भाई, मेरे को मजा नहीं आ रहा साइड में होने को, आपको उसका स्क्रीनशॉट लेना है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद ऐसा देखने का उसको, और अपने बुक में लिखने का, पॉइंट्स को एक्सटेंड करने का। ठीक है, चलो भाई देखिए, कोऑपरेटिव बैंक। कोऑपरेटिव बैंक क्या है भाई? कोऑपरेटिव बैंक यानी कि दोस्तों ऐसा बैंक जो रजिस्टर्ड होता है अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। हाँ वही है ना भाई, हाँ वही है ठीक है, कोऑपरेटिव बैंक क्या है? ये एक ऐसा बैंक है दोस्तों जो कहां पर रजिस्टर्ड होता है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट में। और दोस्तों बैंकिंग रेगुलेशन, आप एक ये बात समझो, अगर कोई बैंक रिलेटेड बिजनेस करता है ना तो उस पर बैंकिंग रेगुलेशन तो लगता ही है भाई, वो बनाई तेरे लिए। ठीक है, और RBI एक्ट भी लगता है, क्योंकि RBI यानी कि सेंट्रल बैंक, और सेंट्रल बैंक किसका पप्पा लोग है? सेंट्रल बैंक दोस्तों आप ऐसे समझो ना, सबका हेड है भाई। ठीक है, सेंट्रल बैंक से आप कोई पंगा नहीं ले सकता। कोई भी जो बैंक है ना, कल उठ के सेंट्रल बैंक को उल्टा जवाब नहीं दे सकता। सेंट्रल बैंक ने बोल दिया करना है मतलब करना है। तो ये कोऑपरेटिव बैंक, कमर्शियल बैंक, बहुत सारे आएंगे, इन्वेस्टमेंट बैंक, ये सब कुछ नहीं है उसके आगे। सेंट्रल बैंक इज द मेन हेड। अब दोस्तों कोऑपरेटिव बैंक जो है ना, ये रजिस्टर्ड होता है किसमें, देख लिया। अब दोस्तों ये जो कोऑपरेटिव बैंक्स है ना, ये ज्यादातर ऐसा पाया जाता है कि ये कम डेवलप्ड एरियाज में जो बैकवर्ड लोग होते हैं, जिनको बैंक्स, बड़ी बड़ी बैंक क्या होती है ना, ये सिर्फ अच्छे कस्टमर्स को देखती है, जो इनको अपना लोन वापस रीपे कर सके, और अगर रीपे नहीं भी करे ना तो वो उनकी प्रॉपर्टी उठा के ले जाए। अब दोस्तों ये जो इनका जो एम है ना कोऑपरेटिव बैंक का, ये इनका एम पता है क्या है, कि थोड़े बैकवर्ड एरियाज में जाकर ऐसे लोगों को जिनको लोन इतना इजीली प्रोवाइड नहीं होता, उनकी थोड़ी सी उनको हम टारगेट करते हैं। ये इनके टारगेट कस्टमर्स है, भलाई का काम नहीं कर रहे भाई, कोऑपरेटिव बैंक है। करेंगे तो बैंकिंग बिजनेस ही, लेकिन बैकवर्ड एरियाज के लोगों के लिए बैंकिंग का सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ऐसा नहीं है कि ये लोग हाँ हाँ भाई फ्री में ले जा, तू क्या जरूरत है, लोन को रिपे क्यों करना है, अरे फ्री में पैसा दे रहे हैं, ऐसा नहीं करते लोग। है तो ये भी बैंक कमाने के लिए आए हैं ये भी, और जो कि गलत नहीं है। और अब ये लोग जो है ना दोस्तों लोन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, करते भाई। अब ये है कि जब ये बैकवर्ड एरियाज को लोन प्रोवाइड करते हैं ना, तो हैवी इंटरेस्ट नहीं इतना चार्ज करते। सेंट्रल बैंक जैसा बोलेगी वैसा कोऑपरेटिव बैंक उतना रेट चार्ज करती है। ये ज्यादातर इतना होता है कि एक बैकवर्ड एरिया के लिए अच्छा लगे उसको। अब दोस्तों आप बोलोगे सर बैकवर्ड एरिया यानी कि आप किन लोगों की बात कर रहे हो? देखो दोस्तों, एक ऐसे एरियाज जो लोग मतलब ऐसे एरियाज में रहते हैं जो डेवलप नहीं है, लाइक टाउन में हो गया। ऐसा जरूरी नहीं है कि कोऑपरेटिव बैंक सिर्फ और सिर्फ अनडेवलप्ड एरियाज में ही होती है भाई, ये आजकल सिटी में भी होने लग गई है। तो ये आपके बुक में गलत दिया है, ऐसा कुछ रीजन नहीं है, क्योंकि सिटी में भी दोस्तों ऐसे लोग रहते हैं जो बहुत स्ट्रगल के साथ रह रहे हैं और उनको लोन नहीं मिल रहा। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि आप सिटी में रह रहे हो मतलब आपका सब कुछ बढ़िया ही होगा, आपके पास बहुत पैसे होंगे, नहीं ऐसा जरूरी नहीं है भाई। सिटी वाले लोग भी शायद उनके पास पैसे नहीं है, बट क्या करें, उनने सोचा कि सिटी में आकर माइग्रेट हो जाएंगे हम सिटी में तो हम कुछ पैसे बना पाएंगे, है ना। ऐसे भी लोग, ऐसा तो है नहीं ना कि यार जो भी सिटी में रहता है वो एकदम बस नेक्स्ट टू अंबानी है, नहीं जरूरी नहीं है भाई। सिटी में भी एक लोअर क्या बोलते हैं, लोअर इनकम वाले लोग रहते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है ना कि सिर्फ हाई क्लास लोग ही रहते हैं सिटी में। तो ऐसे लोगों के लिए भी कोऑपरेटिव बैंक जो है दोस्तों आजकल सिटी में भी एस्टेब्लिश होने लग गई है। चलिए भाई, अब कोऑपरेटिव बैंक में दोस्तों 3 डिफरेंट लेवल्स है, जिसमें पहला है प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी। अब ये जो है ज्यादातर विलेज के लिए होता है, विलेज के लोगों के लिए, जो विलेज एरियाज होते हैं ना वहां पे आपको प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटीज वाली बैंक के नाम से दिखने को मिलती है। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक दोस्तों डिस्ट्रिक्ट में पाई जाएगी, जैसे पालघर एक डिस्ट्रिक्ट है तो पालघर में आपको ये एक बैंक देखने को मिल सकती है। उसके बाद स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में आपको ये देखने को मिल जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एग्जाम में क्वेश्चन इस पे आना बहुत डिफिकल्ट है। ये क्वेश्चन आपको पता है कैसे आ सकता है, इस पूरे आंसर पे मैं आपको ये बताना मिस किया हूं, और वो है दोस्तों टाइप्स ऑफ बैंक। टाइप्स ऑफ बैंक पे ना दोस्तों मैंने एक बार ही देखा था 8 मार्क का क्वेश्चन आया था,
अब यहाँ पे दिक्कत हो सकती है क्योंकि बच्चे इस चीज़ के लिए प्रिपेयर नहीं करते हैं। मैं आपको बोलूंगा, आज जो मैंने जो यहाँ पे बोर्ड पे दोस्तों नोट्स बनाए ना, आप प्लीज उसको रीड आउट कर लीजिए, उसका हैंड रिटन नोट्स बना लीजिए। आज के इस लेक्चर से सीखने जैसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये सारी चीजें आपने ऑलरेडी सुन रखी है। यार अब बैंक क्या होता है मैं ये आपको नहीं बता सकता, आप ये चीज बचपन से देखते आ रहे हो। सेंट्रल बैंक क्या होता है किसी को बाई चांस बाय एनी चांस नहीं पता हो, लेकिन आज उसको पता चल गया कि आरबीआई को ही सेंट्रल बैंक कहते हैं, क्या क्या एक्ट्स लगते हैं। फिर आपको ये भी पता चल गया होगा कि सेंट्रल बैंक इज दी हेड और सारे बैंक। सेंट्रल बैंक ने बोल दिया करना है मतलब करना है वो बैंक्स को। उसमें दोस्तों कमर्शियल बैंक्स ये तो मतलब सबने इसके साथ डील करा है। जैसे आपने अपना बैंक अकाउंट खोला होगा, आपने अपने कॉलेज की फीस की पेमेंट की होगी, तो आजकल कैश ट्रांजेक्शन तो होता नहीं है, आपने डिमांड ड्राफ्ट दिया होगा या आपने चेक की डिपॉजिट करी होगी आपके कॉलेज में जाके। तो ये चेक वगैरह कैसे हुआ बैंक के द्वारा। आप जिस बैंक में जाते हो उसको कमर्शियल बैंक्स कहते हैं, जिसके एग्जाम्पल्स भी यहाँ पे जैसे कि HDFC हो गया ना, SBI हो गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपने रियल लाइफ में देख रखी है ऑलरेडी। अब उसको आंसर में लिखना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, इसके लिए हैंड रिटन नोट्स मेरे साथ ही बना लो, अच्छा हो जाएगा। कोऑपरेटिव बैंक में आपको सिर्फ इतना लिखना है, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको हो सके तो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना आपके नोट्स में, नहीं कर पाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, बट कोशिश करो कर लो, ज्यादा समय नहीं लगेगा, थोड़ा सा और टॉपिक है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक, देखो वर्ड से समझ आ रहा है इंडस्ट्रियल रिलेटेड है, तो यानी कि इनका मेन मकसद होगा कि हमें इंडस्ट्रीज को लोन या बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करनी है। देखे तो क्या दे रहे हैं लोग। अब ये जो है ना आईडीबीआई नहीं है, आईडीबी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक, ये क्या करता है ना, ये एक दोस्तों फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो प्रोवाइड करता है, पता है क्या, मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फंड्स इन बिजनेस फर्म। मतलब जो भी बिजनेस करना चाहता है, इंडस्ट्री खोलना चाहता है, खुद की फैक्ट्री वगैरह खोलना चाहता है, कुछ ऐसा कुछ प्लान है तेरा, ठीक है कोई बात नहीं, क्या कर, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक के पास आ, इनसे बातचीत कर। एग्जाम्पल, अब आईडीबी में कौन सा बैंक, ऐसा कुछ नाम होना चाहिए, तो एक एग्जाम्पल मैंने लिख के रखा है आपके लिए, वो है दोस्तों एसएफसी स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, और अपना ये इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया आईएफसीआई। तो ये दो एक वन ऑफ द एग्जांपल्स है, 2 एग्जांपल्स है किसके, स्टेट डेवलपमेंट बैंक के। ठीक है, बाकी इसका फंक्शन क्या है, देखो यार, पहले तो ये मीडियम एंड लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड करता है किसको, बिजनेस को, जो बिजनेस करना चाहता है, बिजनेस फर्म खोलना चाहता है, इंडस्ट्री खोलना चाहता है खुद की, उनके लिए। परचेज ऑफ डिबेंचर एंड बॉन्ड, दोस्तों आई होप आपको ये एसपी वाले जो बच्चे जो ओसीएम भी उनका सब्जेक्ट होगा, तो ये आपको डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स आता है, क्योंकि हमने लेसन नंबर 2 में जान लगाकर डिबेंचर क्या होता है, बॉन्ड क्या होता है, हमने इसको समझा। एंड आई होप आपको आता है। पता चला बच्चा कह रहा है सर भूल गया, याद नहीं है, या सीखा ही नहीं मैंने आपसे, तो प्लीज जाके चेक कर लो। चलो उसके बाद अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स। यार दोस्तों शायद ना आपको अंडर राइटिंग का कंसेप्ट अब तक आया नहीं है, एसपी में भी नहीं आया और ओसीएम में तो है नहीं। तो एक काम करते, चलो 2 मिनट लेता हूँ और अंडर राइटिंग के कंसेप्ट को समझाता हूँ। जैसे मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, एक कंपनी है, अब ओसीएम वाले बच्चे ये चीज आपको नहीं समझेगी इन द सेंस, समझ जाए तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप एसपी के बच्चे होते तो 200% समझता। अब आप ओसी के बच्चे हो तो कंपनी क्या होती है, कंपनी कैसे चलती है, कंपनी के कितने लेवल है, कंपनी में डायरेक्टर कौन होता है, उसमें एमओए होता है, एओए होता है, ये सब आपको नहीं पता, तो आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा समझने का, लेकिन फिर भी कोशिश करो। और जो एसपी के बच्चे भाई आप तो समझ ही जाओगे। जैसे ये कंपनी है, हम दोस्तों अभी लेसन नंबर 3 में सीखते हुए आए हैं कि इस कंपनी को मिनिमम 90% सब्सक्रिप्शन मिलना चाहिए लोगों से। लाइक अगर ये कंपनी मार्केट में शेयर्स इशू करती है, मार्केट में शेयर्स बोलती है कि अरे मार्केट वालों मेरे शेयर्स खरीद लो, तो इस कंपनी को मिनिमम 90% इसके शेयर्स बिक जाने चाहिए। और अगर नहीं बिके तो ये कंपनी मार्केट में शेयर्स जितने भी लाई थी ये सभी को इनको रिफंड करना पड़ेगा। मिनिमम सब्सक्रिप्शन वाला कंसेप्ट याद आया। लेसन नंबर 3 स्टार्टिंग का लेक्चर नंबर 2 वायर लेक्चर भी याद है मेरे को। ठीक है, तो ये कंपनी को मिनिमम 90% जो है ना लोगों से रेस करना है, और अगर नहीं रेस कर पाई तो ये कंपनी का लिस्टिंग नहीं हो पाएगा सेबी पे। याद आ रहा है ना? हाँ, अब इस कंपनी का लिस्टिंग नहीं हो पाएगा तो ये कंपनी क्या करती है ना, अंडर राइटर्स अपॉइंट करती है। दोस्तों एक कंपनी होती है जिनका काम होता है सिर्फ और सिर्फ अंडर राइटिंग करना। ये कंपनी क्या करती है पता है, ये आती है इस कंपनी के पास, बोलती है मार्केट में अगर आपके शेयर्स नहीं बिके तो हम खरीद लेंगे, क्यों टेंशन लेते हो, पर आपको सेबी पे लिस्ट करा कर रहेंगे। इसको बोलते हैं अंडर राइटिंग का कंसेप्ट, और इसको बोलते हैं अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स। ठीक है, अब जो ओसीएम वाले हैं बच्चे, अगर उनको नहीं समझ आया तो आपके पास फिर एक लास्ट ऑप्शन है वो भी, और वो है अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स। इस वर्ड को, इस सेंटेंस को याद कर लो। और एसपी वाले मैं श्योर हूं आपको समझ गया। और अगर कोई बच्चा है नहीं सर ऐसा कैसा, मैं रट्टा नहीं मारता, बिना समझे मैं नहीं कर सकता, तो कोई बात नहीं, एसपी 11th और 12th सारा देखना, आपको समझ आ जाएगा।
क्योंकि अब आपने एसपी नहीं लिया है तो मैं कोई हेल्प नहीं कर सकता इस चीज में। कुछ तो फर्क होगा ना एसपी और मैथ स्टूडेंट्स के लिए, तो ये फर्क पड़ जाता है, बाकी और भी फर्क पड़ता है, लेकिन ठीक है। चलिए आते हैं अपने पांचवें टाइप ऑफ बैंक पे, और वो है एक्सचेंज बैंक। एक्सचेंज भाई किस चीज का, बहुत बकवास टॉपिक से यहाँ पे ध्यान दो। फैसिलिटेट्स फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन। यार आपको इंडिया से बाहर ट्रांजेक्शन करना है तो बाहर के देश में पेमेंट करनी पड़ेगी। जैसे आप डॉलर वाले नेशन, जो एक नेशन है जो डॉलर एक्सेप्ट करती है, तो वहां पे आपको डॉलर की जो पेमेंट करोगे, अपने पास तो रुपीज है ना यार, तो आपको बैंक के पास जाना है। आप ऐसे बैंक को कहते हैं एक्सचेंज बैंक, जो आपके इंडियन रुपीज को डॉलर में कन्वर्ट करके आगे पेमेंट कर देगी। चलिए फैसिलिटेट्स फॉरेन, अब ये किस तरह के फंक्शंस प्रोवाइड करते हैं, तो दोस्तों लेटर ऑफ क्रेडिट, 11th के कंसेप्ट, ओसीएम की सब्जेक्ट याद आ रहा है कि नहीं, लेटर ऑफ क्रेडिट, बैंक गारंटी, उसके बाद डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज, ऐसे तरह तरह के ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं। एंड आई होप आप सभी को लेटर ऑफ क्रेडिट है ना, और डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज, बैंक गारंटी, ये सब आता है, ये सब याद है। अगर नहीं आता तो अपने आप को ऐसे मारना चाहिए आपको। चलो आते हैं इसमें 6th पे, रीजनल रूरल बैंक। क्या है ये चीज आपको थोड़ी सी याद करनी पड़ेगी, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता मैं, इस चीज में आपको याद करनी पड़ेगी। पता है क्या, ये एस्टेब्लिश हुआ है 1975 में। चलो मेरे साथ याद कर लो, ये एस्टेब्लिश हुआ है 1975 में। एस्टेब्लिश कब हुआ है, अरे बोल भाई क्या दिख रहा है, हाँ एस्टेब्लिश कब हुआ है, हाँ ठीक है। स्पॉन्सर्ड बाय लार्ज पब्लिक सेक्टर बैंक, इसको स्पॉन्सर किसने करा है, लार्ज पब्लिक सेक्टर बैंक, ठीक है भाई चलेगा। फिर कैपिटल, अब इसका जो कैपिटल है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कितना दिया है, 50%। सेंट्रल गवर्नमेंट बड़ी है बहुत है ना, तो 50%। स्टेट गवर्नमेंट ने कितना दिया है भाई, स्टेट गवर्नमेंट तो अपनी छोटी सी है तो 15%। और अपना इसके पास क्या है, कुछ स्पॉन्सर्ड बैंक्स भी है जो 35% देते। तो दोस्तों आपको याद करना पड़ेगा एस्टेब्लिश कब हुआ था, हाँ ठीक है वेरी गुड। स्टेट गवर्नमेंट ने कितना दिया, ठीक है, स्पॉन्सर्ड बैंक ने, ठीक है, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने, परफेक्ट। चलो सेविंग बैंक क्या होती है, अब रीजनल रूरल बैंक, ठीक है इतना ही था, इसमें और कुछ नहीं है। सेविंग बैंक्स एग्जाम में अगर आएगा भी ना तो आपको सिर्फ इतना ही लिखना है टाइप्स ऑफ बैंक में, एक एक लाइन और लिख देना अपने बुक से उठा के, कोई भी सेंटेंस चलेगा। फेंकने की क्षमता रखो कि ये सब टाइप्स ऑफ बैंक है। बैंक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसमें हम अभी रीजनल रूरल बैंक के बारे में बात करेंगे। एस्टेब्लिश 1975 में हुई थी। फिर आपको ये सारे पॉइंट्स लिखने हैं। देखा, एक इतने से 4-5 लाइन से मैं 7 से 8 लाइन बना सकता हूँ। लिखने का तरीका आप में होना चाहिए। सेविंग्स बैंक, देखो यार वर्ड से समझ सकते हो, सेविंग बैंक यानी कि एक ऐसा बैंक जिसका मेन मोटिव जो है ना, ये लोगों से सेव कराना चाहता है। किसको सेव कराना चाहता है, पैसे को सेव कराना चाहता है। तो ये बैंक ऐसा बोलती होगी शायद कि हमारे पास पैसे रखाओ, हम आपको बदले में अच्छा रिटर्न देंगे थोड़े साल बाद। तो ये इनका मेन यही काम होता है। तो स्पेशली ये पता है कौन से एरियाज में, रूरल एरियाज में, जो थोड़े से डेवलप नहीं एरियाज है, विलेजेस वगैरह है, टाउन वगैरह है, वहां पे आपको ऐसे बैंक्स देखने को मिलते हैं, सेविंग्स बैंक करके। वैसे आजकल ऐसे कोई बैंक ऐसे एज इन नहीं है कि मतलब जिसका काम सिर्फ सेविंग बैंक ही, इसका नाम ही वही काम है उसका, नहीं ऐसा नहीं होता। ये मतलब आप नॉर्मल बैंक के पास भी जाओगे ना तो वो ये वाली सर्विस प्रोवाइड कर देते। तो लाइक एज इन ऐसा कोई जनरल ऐसा कोई बैंक नहीं देखा जाता आज के डेट में। फिर है दोस्तों इन्वेस्टमेंट बैंक। इन्वेस्टमेंट आप खुद ही समझ जाओगे रीड करते ही, पता है क्या, देखो प्रोवाइड फाइनेंशियल एंड एडवाइजरी असिस्टेंस फॉर देयर कस्टमर्स। अरे यार ये अपने कस्टमर्स को दोस्तों एडवाइस करती है कि आपको कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और उस एडवाइसमेंट के ये लोग ऑब्वियसली, उस एडवाइजरी सर्विसेज के ऑब्वियसली ये लोग पैसे चार्ज करते हैं, फी चार्ज करते हैं, फ्री में तो नहीं करने वाले, वही बात है। और इनके जो क्लाइंट्स होते हैं ना दोस्तों, ये बड़े बड़े लोग होते हैं, ऐसा जरूरी है। और अपने जैसे इंडिविजुअल भी होता है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अपने जैसे इंडिविजुअल के पास उतना पैसा होना चाहिए कि ये लोग अपने को क्लाइंट कंसिडर करे, है ना। मैं 100 रुपये लेके जाऊंगा, अरे सुनो ना मेरे को इन्वेस्टमेंट करना है, ये लो 100 रुपया, मेरा बजट 100 रुपये का है, मुझे वहां से धक्के मार के बाहर निकलेंगे। लेकिन मैं यही उनके पास जाऊंगा और बोलूंगा मेरा बजट 100 करोड़ का है, तो पता है वो लोग क्या पूछेंगे, सर चाय लोगे या कॉफी, एकदम ऐसा सवाल आएगा, है ना। और अगर आप 100 रुपये का इन्वेस्टमेंट का बजट लेके जाओगे तो पता है क्या बोलेंगे, सर चप्पल से मार खाओगे या डंडे से मार खाओगे। तो ये जवाब बदल जाता है ऐसा। तो फिर चलिए आखिरी, आज का इस आखिरी बैंक के बारे में हम जानेंगे, और वो है स्पेशलाइज्ड बैंक। और स्पेशलाइज्ड बैंक दोस्तों बताओ क्या है, ये जो है ना दोस्तों, ये कैटर करती है टू रिक्वायरमेंट एंड प्रोवाइड ओवरऑल सपोर्टिंग इन सेटिंग अप ऑफ अ बिजनेस इन अ स्पेसिफिक एरियाज। मतलब दोस्तों ये ऐसी बैंक है, स्पेशलाइज्ड बैंक्स, इनका काम ही ऐसा है कि ये सारी रिक्वायरमेंट्स का ध्यान रखती है, और दोस्तों बिजनेस सेटअप हो जाए उतनी ये मदद करती है, ठीक है। चलो अब इसमें दोस्तों कुछ इसके टाइप्स है स्पेसिफिक एरियाज में, जिसमें एग्जिम, तो देखो यार एग्जिम यानी कि एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बैंक। अब दोस्तों इसमें सीधी सी बात है, ये एक्सपोर्टर हो गया, इंपोर्टर हो गया, उसको हेल्प करती है।
फिर है सिडबी और नाबार्ड। दोस्तों ये जो टॉपिक से हम नहीं आपको समझाएंगे, क्योंकि 11th में एक पूरा राइट अ नोट ऑन भी नहीं दोस्तों, पूरा एक कंसेप्ट, पूरे 2 पेज का सिडबी क्या होता है, उसके क्या सर्विसेज है, वो क्यों एस्टेब्लिश हुआ, ये हमने ऑलरेडी बहुत डिटेल में 11th में सीखा था। तो अभी आपको सिर्फ रीड करना है और अपने हिसाब से उसका नोट बनाना है। चाहिए तो 11th के टेक्स्ट बुक निकालो, उसमें से 4-5 पॉइंट्स उठाकर यहाँ पे लिख दो। नाबार्ड भी हमने सीखा है, एग्जिम अब पहली बार देखेंगे, ठीक है। तो बस यही था। अब देखो यार दोस्तों, आज का ये लेक्चर ना मतलब एग्जाम पर्पस का से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट कैसा सीन है दोस्तों, एक बारी क्वेश्चन आया हुआ है, 1-2 बारी क्वेश्चन आया हुआ है कि टाइप्स ऑफ बैंक बताओ फॉर 8 मार्क्स। तो प्रॉब्लम ये है कि आपके अटेम्प्ट में ना आ जाए, तो इसके लिए ये टाइप्स ऑफ बैंक वाले कंसेप्ट पे थोड़ा सा फोकस कर लेना। ज्यादा डिफिकल्ट तो है नहीं, ऐसा तो था नहीं कि ये बहुत डिफिकल्ट है सर, बिल्कुल याद नहीं हो सकता। जितना मैंने यहाँ पे बोर्ड पे लिखा था आप इतना तो याद कर सकते हो ना, तो बस इतना तो एटलीस्ट याद करना। और अगर कोई बच्चा इसको भी और बेटर वे में याद करके जाएगा और एक्सटेंड करेगा पॉइंट्स, तो और अच्छी बात है, आपको और ज्यादा मार्क्स मिल जाएंगे अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो। बाकी इस लेसन से ना एग्जाम में आने को बहुत कुछ है। तो ये वाला जो आंसर होगा ना, इसको आप एकदम लास्ट में एंड करना, लास्ट में याद करना, जब इस पूरे लेसन में आपका सब कुछ हो जाए। तो ये बैंकिंग वाला जो पॉइंट होगा ना, आप एकदम लास्ट में याद करना, क्योंकि इसमें बहुत सारी सर्विसेज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, ठीक है, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, ट्रांसपोर्ट, ये 3 तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए क्वेश्चन भी यहाँ से ही बनता है और बनने ही वाला है, आपके एग्जाम में बन चुका है, मैं क्या बोल रहा हूँ, बन चुका है। डिस्टिंग्विश बिटवीन 4 मार्क का क्वेश्चन फॉर श्योर इसमें से आता ही है, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट और वेयर हाउसिंग। तो ये बैंकिंग वाला एग्जाम में थोड़ा सा रोल मुश्किल है इसका आना, क्योंकि बैंक्स ये सब जो टॉपिक्स है ना, ये 11th में बहुत डिटेल में है, तो ये लोग 12th में वापस नहीं पूछना चाहते और बोर्ड एग्जाम में तो बिल्कुल नहीं पूछना चाहते। तो चलो फिर यार दोस्तों, इसके साथ इस वीडियो को अपन यहाँ पे एंड करते हैं। एंड आई होप आपको हमारे साथ पढ़कर मजा आया। हम ये चाहते तो ये टॉपिक स्किप कर सकते थे, लेकिन हम नहीं करना चाहते, है ना, कुछ भी स्किप नहीं करेंगे। और जो दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर भी होगा ना, वो भी थोड़ा सा हल्का फुल्का रहने वाला है, जिसमें हम कुछ टॉपिक्स को सिर्फ रीड आउट करेंगे, जैसे ओवरड्राफ्ट क्या होता है, डिपॉजिट्स क्या होता है, लोन क्या होता है। ये मैं नहीं करा रहा दोस्तों, मैं नहीं करा रहा, सॉरी बट मैं नहीं करा रहा, ठीक है, क्योंकि उसका कोई सेंस नहीं बनता, वो आपके एग्जाम में नहीं आएगा, वो आपको 11th में आ चुका है, अब वो 12th के बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल नहीं आएगा, बिल्कुल मतलब ऐसे आंख बंद करके उसको रीड करो, बस रीड करो, स्किप कुछ नहीं करना है, रीड करके जाना है। एग्जाम में आ गया तो अपने ओन वर्ड्स में लिख दो, इतना आपको आना चाहिए, और वो बिल्कुल नहीं आएगा एग्जाम में, उसकी टेंशन ना लो। चलो भाई फिर करते हैं एंड, है ना, लाइक करना है यार दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, सब्सक्राइब करो। देखो यार दोस्तों, ऐसा तो था नहीं कि मैंने ये टॉपिक आपको रीड आउट किया, मैंने आपको फिर भी बताया, तो बस ये जो आपके लिए 8 पेज का नोट बनाया है, उसके लिए एक लाइक बनता है। बाकी मैंने शायद लास्ट के कुछ नोट्स दिखाए नहीं ना आपको, तो उस चीज का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार का, आप पहले इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इस लेक्चर को एंड करता हूँ। फिर क्या है ना यार, बच्चे कमेंट करते हैं कि अरे सर स्क्रीनशॉट लेना था, आपने टाइम नहीं दिया, ले लिया। 6 का तो चलो छोटा सा ही है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर दोस्तों 5, चलिए, और इसके बाद के तो मैंने सारे दिखाई थे, फिर भी एक बार कोऑपरेटिव बैंक और एक बार वापस दिखा देता हूँ। चलो, इसके बाद तो हमने सब किया ही था, तो यार चलो फिर दोस्तों, इस लेक्चर को भी हम यहाँ पे एंड करते हैं। लाइक एंड ऑल सब कुछ कर देना, ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है दोस्तों, कोई भी डाउट्स हो प्लीज यहाँ पे कांटेक्ट कीजिएगा। मैं ये लेक्चर को अभी यहाँ पे एंड कर रहा हूँ।